तो आज का टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेलेवेंस ना इसकी कहानी पूरी नेट की तैयारी या फिर क्लास 12th में अगर आप हो तब 12th का बोर्ड को लेकर इसकी तगड़ी रिक्वायरमेंट पड़ती है। उस टाइम पे ना बहुत ज्यादा, क्योंकि पता है बच्चों को ना सबसे ज्यादा बात होता है क्या कि कंसेप्ट नहीं मिलती है। मैं भी था 12th में, तो उस टाइम पे मेरे साथ वही कहानी हुई थी कि मेरे को ना वो चीज जो असलियत है मेरे को चाहिए था कि हाँ भाई जीन अलील इस तरह कुछ भी कंसेप्ट है ना, मतलब कि आप डीएनए क्या है, इन सब चीजों को लेकर ना ढंग से कंसेप्ट नहीं मिल पाता है समय रहते। तो आज का जो टॉपिक है इन सब सारी चीजों को डील करता है। और देखो आप क्लास 10th वालों के लिए तो बता रहा हूँ इस चीज का, आपके चैप्टर्स में तो बहुत कुछ कट चुका है। डिफरेंशिएशन वाला पार्ट था, ये सब चीजें तो वो सब चीजें हट चुकी हैं। बस बचता है कौन सा, हेरेडिटी वाला पार्ट। तो आप इस चैप्टर को जो आज डिस्कस करने वाले हैं उसके हर एक पॉइंट को प्लीज बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चीजों को ना अच्छे से पढ़ना। मैं बता रहा हूँ इससे इजी कंसेप्ट आपको रेयर ही कहीं मिलने वाला है। मैं बता रहा हूँ बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से सॉर्ट आउट किया हुआ है, तो प्लीज इसको कंसिडर करना। चलो ठीक है, तो चैप्टर जो स्टार्टिंग होती है हमारी जिसका नाम है हेरिडिटी। देखो हेरिडिटी की बात करता है तो हेरिडिटी बेसिकली पता टर्मिनोलॉजी को ना आप अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से ही खेलेगा एग्जाम में। और एग्जाम में गिन चुन के 2 से 3 सवाल करने वाले जो 10th बोर्ड वाले हैं उनके कौन सा एक सवाल करेगा क्या डोमिनेंस क्या है, एग्जांपल मांग देगा, परेट स्क्वायर का थोड़ा सा बोल देगा, चर्चा करेगा, और इनहेरिटेंस का थोड़ा बहुत चर्चा, और कुछ नहीं। मतलब तीनों लॉ इसमें बेसिकली काम की चीज है। उसके अलावा ज्यादा 10th वालों को तो कुछ नहीं है, 12th वालों के लिए काम करेगा पक्का है कि उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस उसको लेकर और सारे सवाल वो सब। चलो ठीक है, तो फिर इस बारे में बात करें कि हेरिडिटी है क्या। तो कहते हैं ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, या ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। तो ये सब पार्ट्स केवल रिटर्न विद्या है, तो ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने के टाइम पे मैं पहले बता रहा हूं कि चीजों को क्लियर आउट करना पसंद करूंगा। जीन क्या है, अलील क्या है, क्रोमोसोम, डीएनए, फैक्टर्स, हाँ हाइब्रिड, देखो जीन या फैक्टर इनका चर्चा तो मैं पहले से कर चुका हूं, पहले के क्लास में या पहले के टॉपिक में, आप लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप चेक कर लेना उसको भी। मैं वहां पे पहले से क्लीनअप कर चुका हूं कि कैसे कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का भी अलग बनाया हूं, डायहाइब्रिड क्रॉस का अलग बनाया हूं। तो दोनों का अलग आप खास देख लेना, सिंप्लीफाइड है और बेस्ट है परनेट स्क्वायर के साथ में, और जीन और अलील बहुत तौड़े तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ठीक है, अब इसमें जीन बेसिकली है क्या, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, जैसे कि वर्ड को यूज करते हैं ना सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो डीएनए बेसिकली है क्या। देखो आप ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर देखते हो, हेलिकल स्ट्रक्चर देखा, हेलिकल स्ट्रक्चर देखने के बाद बोला क्या इसमें स्ट्रक्चर जो 2 पार्ट को हो गए तो उसका ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंड। एक लाइन यूज करते हैं स्ट्रैंड के लिए, डबल स्ट्रैंडेड, या फिर इसको लिखते हैं d डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो डबल स्टैंड हेलिकल स्ट्रक्चर ये होगा। लेकिन इस डीएनए के अंदर में ऐसा क्या है जो कि एक कैरेक्टर को कोड कर रहा है या फिर जीन के बारे में चर्चा कर रहा है। तो देखो डीएनए जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड मतलब समझो इसमें क्या क्या, देखो डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोस ये हो गया एक शुगर टाइप। मैं ज्यादा भी डिटेल नहीं आने वाला हूं, ज्यादा डिटेल के लिए फिर बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है क्लास 11 के पार्ट है। तो शुगर की बात हुई, शुगर कौन सा है, वो भी पेंटोज। तो पेंटोज शुगर जो होते हैं उसमें कौन सा, डीऑक्सीराइबोस टाइप। एक होता है राइबो और इसके अलावा एक होता है आरएनए, जिसके बारे में सबको पता होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड।
इसमें क्या है, इसमें डीऑक्सी मतलब कि तुम्हारा जो पेंटोज शुगर होगा उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा डीएनए वाले में, लेकिन इसमें ऑक्सीजन होगा। ठीक, पेंटोज शुगर हुआ, इसके साथ आगे क्या, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो इसमें और क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड, देखो फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस। तो शुगर हो गया, पेंटोज शुगर हो गया, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजीनस बेस। एग्जाम में सवाल अगर आपसे पूछता है कि डीएनए का कंपोजिशन क्या क्या है, तो शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस, ये हुआ। इसके अलावा अगर इसके बारे में बात करें तो नाइट्रोजनस बेस कितने तरह के होते हैं, तो नाइट्रोजनस बेस 4 हो, ये हाँ डीएनए में के लिए कुल मिला के 4 होते हैं, लेकिन ओरिजिनली 5 बेस होते हैं, 5। डीएनए और आरएनए को फर्क करने के लिए एक बेस का अल्टरनेशन होता है, दैट इज थायमीन और यूरासिल का। 4 में कौन कौन से है, एडेनिन, देखो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन। ये हो गया डीएनए के लिए। सेम यहां पे भी होगा, सेम चीज, सेम सेम सेम। लास्ट में बस फर्क होता है यूरासिल का, यूरासिल ये होता है आरएनए के लिए। ये है डीएनए और आरएनए का बेस को लेकर फर्क। अब इसमें क्या होता है, जो देखो स्ट्रक्चर को लेकर डिफाइन करने में बहुत टाइम चल जाएगा फिर, कि हर एक चीज को स्ट्रक्चर को डिफाइन करने लगा कि नाइट्रोजनस बेस कैसा है, पेंटोज शुगर कैसा होगा, कि पेंटोज शुगर इस तरह का बनेगा, ये रहा, और वापस इसके साथ हमारा यहाँ पे अटैच कर किया जाता है, और इस तरह से आगे स्ट्रक्चर बहुत कुछ चीजें करना पड़ेगा। फिर वापस यहाँ फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट वाला पार्ट, PO4 वाला पार्ट, वो रहा ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद नाइट्रोजनस बेस के साथ किया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड रहा, रुक जाओ यार, फॉस्फोर नाइट्रोजनस बेस Na बेस के साथ, और उसका उल्टा वाला पार्ट, ये इधर का इसका पार्ट, ये आपस में ये दोनों को लिंक किया, 5'3' लिंकेज, 3' to 5' लिंकेज, मतलब कि ओ का जाके फ्रैगमेंट बहुत कुछ हो जाता है यार। आप इस सब चीजों को ना साइड हो, अभी कुछ खासा काम करेंगे, आप इतना जानने की जरूरत है भी नहीं। देखो इसमें बस एक चीज जो है वो काम को बता रहा हूं, 4 बेस पेयर याद रखना। तो इन जो 4 बेसेस, बेस पेयर नहीं, बेसेस की पेयरिंग होती है इसके अंदर में, कैसे होता है, एडेनिन AT मतलब कि थायमीन के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड पे रहेगा, इसी की कोडिंग होती है। तो ये इस तरह का ना स्ट्रक्चर कंप्लीट बेस पेयर के साथ चेन, मतलब लंबा चेन बनाता है, और इसी का ये होता है, यही तुम्हारा बेस पेयर होता है, और वो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, और वो कोडिंग प्रोटीन फिर फर्दर आपका कैरेक्टर डिफाइन करने लगता है। तो ये हुआ डीएनए की कहानी। तो डीएनए बेसिकली है क्या, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस, हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड है ए और टी के बीच में, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। बस तो पक्की बात है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, तो जीसी पेयर को तोड़ना टफ होता है और एटी को इजी होता है। इसका इस्तेमाल कहां पर होता है, तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ये आरडीएनए जो मेथड होता है, पूरी कहानी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा डीएनए का सेगमेंट, डीएनए कहानी। फिर हुआ आरएनए का, पता ही है। अब देखो एक लाइन कहता है डीएनए से लेके आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होना, इस एक कंप्लीट चेन को एक नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा। डीएनए से आरएनए का बनना, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मैं केवल नाम दे रहा हूं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, मैं पहले बोल रहा हूं ये सब चीजें एक्स्ट्रा नॉलेज है। 10th वालों के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 12th वाले को पूरा रिक्वायरमेंट है।
डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, डीएनए से डीएनए का बनना इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। बस ये बात, इतना में ये कहानी समाप्त होती है। तो अब एक इमेजिनेटिव फॉर्म पता चल गया क्या कि अगर हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर है हेलिकल स्ट्रक्चर, इस हेलिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, आपस में जो बॉन्ड जो बना रहा है, तैयार कर रहा है एक नाइट्रोजनस बेस, यही नाइट्रोजनस बेस वापस प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनाने के बाद एक कैरेक्टर कोड किया और उसी कैरेक्टर की कहानी जिसको ट्रेट कहते हैं वो कैरी करता है कौन, एक जीन, और वो जीन एक सेल से, बाय द वे अगर मानते हैं एक सेल ये तो एक सेल से निकल के दूसरे सेल पे गया, और यही सेल अगर माइटोटिक डिवीजन में रिप्रोडक्टिव सेल पे चला गया तो वहां पे रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग बनेगा, गैमेट के अंदर घुसेगा, और वही उठ के जब वापस जाइगोट बनता है तो साथ साथ मिल जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ, और उसके अंदर में सारे कैरेक्टर्स मतलब कि पेरेंटल के आधे, मैटरनल के आधे, पैटर्नल आधा, मैटरनल आधा, दोनों मिलकर एक जाइगोट तैयार कर दिया और हमारे पास मिल गया। तो ये कहानी हुई। अब इस जीन का होगा क्या, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन, सुनना लाइन को ध्यान देना, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन एंड फर्दर टू अ कैरेक्टर। अब ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन is known as heredity via factors, मतलब transfer of generation to transfer of character from one gen to other gen via factor और gene is known as heredity। अब वापस बात होती है, जीन खत्म हो चुका, अलील की बात करें, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। अब बोलो नहीं समझ में आ रहा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, इस लाइन को केवल याद रखना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील। देखो अलील की बात करें, डिफरेंट फॉर्म, अब देखो जीन के लिए है, जैसे तुम्हारा बोलता है क्या कि तुम्हारा किसी का हाइट की बात करें, हाइट छोड़ो, रंग की बात करें, देखो कोई हो गया व्हाइट, ठीक है, गोरा, और वही कहानी अगर वो सांवला, अब मैं क्या कहते हैं, अगर काला है तो डब्लू हो गया। बाय द वे व्हाइट को देखो, व्हाइट एक कलर है, ठीक है, इसका डोमिनेंट फॉर्म मतलब तुम्हारा ये बड़ा का डब्लू है, बड़ा वाला डब्लू है, तो पक्की बात है क्या हो गया व्हाइट, और छोटा वाला छोटा वाला ब्लैक हो गया, ठीक है। लेकिन दोनों का इंटरमीडिएट भी एक आएगा, तो जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू और छोटा डब्ल्यू, तो ये कहलाता है क्या, कौन सा, सांवला वाला, मतलब कि तुम्हारा कौन सा कर दे दो, इंटरमीडिएट दे दें, इंटरमीडिएट। तो बात क्या होती है, एक कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर है, रंग, मतलब कि कलर। इस कलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एक डब्लू, कैपिटल डब्लू, और ये स्मॉल डब्लू, ठीक है। दो जीन मिलकर एक कैरेक्टर को कोड कर रहा है, कौन सा, कलर को। अज्यूम करने बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, अज्यूम वाली कहानी पूरी, कलर को मतलब कलर कॉम्बिनेशन को कोड करने के लिए अलग बहुत सारे जीन्स लगते हैं, पॉलीजेनिक कहानी है ओरिजिनली में, लेकिन यहां पे बस एग्जांपल दे रहा हूं कि एक कैरेक्टर को मतलब कि सांवलापन या गोरापन या फिर कालापन, इसको कोड करने के लिए कौन सा कर रहा है, एक कैपिटल डब्ल्यू और एक स्मॉल डब्ल्यू, और इस डब्ल्यू का कौन सा, ये एक फॉर्म ये हो गया और ये दूसरा फॉर्म ये हो गया, तो क्या हो गया, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज अलील। तो मतलब क्या, ये दोनों मिला के अलील कहला दिया और अकेला अकेला जीन कहला दिया, बस हर कोई। अब बात होती है क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम के बारे में क्या बोलता है कि अ स्ट्रक्चर, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर present inside the nucleus which codes for, which carries the heredity material, ठीक है। तो ये हो गया क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के बारे में बात करें तो ये पक्की बात है अलग अलग जीन को कैरी करेगा, और सेगमेंट, इसकी डेफिनेशन को आप मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, आप देख लेना क्रोमोसोम की। तो उसमें क्या बोलता है क्या कि इसके क्या होगा, एक डीएनए के स्ट्रैंड को कैरी करेगा। तो डीएनए के स्ट्रैंड, डीएनए कैसा है, डबल, ध्यान देना इस चीज को, वर्ड पकड़ना, तो डबल ये स्ट्रैंड हो गया, उसको कैरी कर रहा है। अब देखो
ये क्या कर रहा है, इसको मतलब कि इसके अंदर में तुम्हारा ये कैरेक्टर जीन तैयार हो गई, ऐसा ऐसा। ये अगर माइटोसिस सॉरी ये अगर सेल डिवीजन के अंदर में चला जाता है, सेल डिवीजन में, तो कहना स्टार्ट करते हैं। देखो, एक होता है क्रोमैटिन, एक होता है क्रोमैटिड। क्रोमाटिड, ये सब वर्ड्स ना, वर्ड्स के साथ बहुत खेलना होता है बच्चों को, पता है। सब थोड़ा तकलीफ यही होता है कि उन लोगों को वर्ड्स नहीं पता ही चलता है क्या है। तो क्रोमैटिन, क्रोमा मतलब कलर होता है पहला चीज। तो क्रोमैटिड क्या हो गया, वो कंडेंस्ड फॉर्म। अगर कंडेंस्ड कब होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सेल डिवीजन के प्रोसेस के अंदर चला जाता है तो क्रोमैटिड्स तैयार हो गए और वहां से क्रोमोसोम वाली कहानी तैयार होती है। चलो ठीक है, इतनी ज्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रहा। अब इसके बाद कौन सा बचता है, डीएनए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आरएनए एक्सप्लेन कर दिया, सेंट्रल डॉग्मा बता दिया कि सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। अब हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड बेसिकली है क्या, प्रोडक्ट ऑफ अ पेरेंटल जनरेशन, ठीक है, या फिर जाइगोट ऑफ अ पेरेंटल जनरेशन इज नोन एज हाइब्रिड। ये भी समझ जाओ, बात खत्म। चलो ठीक है, अब चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। तो हेरिडिटी वाले पार्ट में क्या कहता है, क्या देखो, हेरिडिटी की बात करें, हेरिडिटी में क्या बोलता है क्या। अब हमने 3 सवाल इसमें करते हैं। सवाल आपके सामने है, ऑब्जेक्ट। बात होती है क्या कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जीन और ये कैरेक्टर की ट्रांसफर होती है। उसके अलावा मेंडल की लॉ के बारे में बात किया जाता है। और सवाल क्या क्या आता है, एक सवाल आता है, मेंडल साहब की जो बात की जाए इसमें, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, तो उनके बारे में बात की जाए तो बोला जाता है क्या, उन्होंने रिसर्च किया किस पे, पी प्लांट पे, पी प्लांट पे। लेकिन बात ये होती क्या कि पी प्लांट ही क्यों, तो पी प्लांट क्यों, इसका रीजन है। और इन्होंने क्या किया था, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब कि 7 कैरेक्टर का चुनाव किया था इन्होंने, 7 कैरेक्टर्स को चूज किए थे। हाइट को मेंशन कर रहा हूं, देख लो, ठीक। फिर बात होती है क्या कि पी प्लांट ही क्यों, रीजन है इसका कि पी प्लांट में सेल्फिंग की प्रॉपर्टी पहले से उपलब्ध थी। तो सेल्फिंग करवाने वाले जो चांसेस जो इन्होंने किया कंप्लीट में, तो सेल्फिंग इसमें पी प्लांट में इजी गोइंग था और उन्होंने लिया। इसके साथ में पहला रीजन क्या हो गया, सेल्फिंग के रीजन कि सेल्फिंग की ये प्रॉपर्टी मिल गई। दूसरी बात, इसमें इसकी ये लाइफ साइकिल इसकी बहुत ही शॉर्ट पीरियड की थी, ताकि इजी गोइंग आपको मल्टीपल डिवीजन अगर आप प्रोजेनी तैयार कर रहे हो तो आपके लिए इजी गोइंग होता है। ये सब सवाल बता रहा हूँ क्या, ये सब चीजें ना 12th वालों के बहुत काम का है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बाकी बनता है क्या पी प्लांट के बाद, हाँ मेंडल सबसे पहले थोड़ा जान लो। और ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बात किया तो ऑस्ट्रियन थे, चर्च में काम करते थे। वहां अचानक से मतलब वहां फिर उन्होंने काम किया पी प्लांट पे काम किया, अलग अलग रिसर्चेस किए, फिर वापस पढ़ रहे, उनको क्या मिला, उन्होंने 3 नियम का उजागर किया इनहेरिटेंस का, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखो आप अपने एनसीईआरटी को देखोगे तो एनसीईआरटी में बता रहा हूं, बस मेरे को पता है इस बार का मतलब कि जो नया एडिशन है एनसीईआरटी की, बहुत कुछ उसमें ना बहुत कुछ गायब कर चुका है। फील नहीं आ रहा कि आप चीजों को मतलब बच्चों को उतना कुछ गायब कर चुके हैं। जैसे 9th में पीरियड टेबल गायब कर चुका है, अब बिना पीरियोडिक टेबल के बच्चा पढ़े कैसे। और सेम कहानी में भी है, आप चीजों को जान नहीं पा रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता। मैं इसलिए इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आप समझो कि पहले क्या क्या जरूरत का चीज है। तो इनहेरिटेंस के 3 नियम दिए, उसमें कौन सा था, एक चीज था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसका फेलियर बाद में मिल चुका है, अभी तक में लॉ है लेकिन बाद में चेंज हो जाता है, इसका फेलियर है बहुत जल्दी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसकी भी कहानी अलग है। सेग्रीगेशन की बात करें तो तीनों लॉ के बारे में मैंने पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप उस वीडियो को भी रेफरेंस कर सकते हो, बाकी मैं इसे बता रहा हूं, कोटेड है सामने लिखा हुआ है क्या मतलब है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बेसिकली कहना क्या चाहता है कि तुम्हारा कभी भी इन अ हाइब्रिड का मतलब समझ गए, पेरेंटल जनरेशन मतलब जस्ट लाइक इमेजिन करो कि आपकी माता पिता मतलब कि मम्मी और पापा, ठीक है, इनके पास से जो जीन आई, इनकी जो गैमेट्स हुए, ये गैमेट्स आपस में फ्यूज किए, तैयार हो गए जाइगोट, और उस जाइगोट के अंदर में क्या हुआ कि वो सारे कैरेक्टर्स जो आपके पापा के पास है, जो आपकी मम्मी के पास है, दोनों मिलकर साथ में तैयार हुए, और एक जब डेवलप किया, इस जाइगोट का डेवलपमेंट हुई एम्ब्रियो के फॉर्म पे, और एम्ब्रियो से आप जब डेवलप करते हो तो क्या आपके अंदर में उनकी खासियत मिल रही है, ठीक है। तो आप बन गए कौन सा F1 प्रोजेनी, या फिर उसको कह दिया क्या, क्यों उसको कह दिया हाइब्रिड फॉर्म, तो आप एक हाइब्रिड की तरफ तैयार हो गए। अभी इस हाइब्रिड के अंदर में अब बात होती है क्या कि कुछ कुछ कैरेक्टर्स की बात की जाती है, तो इस सब की चर्चा करने के लिए मेंडल साहब ने क्या किया, उन्होंने बात किया टॉलनेस पे। एक कैरेक्टर है टॉलनेस, तो उन्होंने पी प्लांट का टॉल प्लांट के इस्तेमाल किया, देखा कि कुछ पौधे लंबे लंबे हो रहे हैं, कुछ हो रहे छोटे, तो अब सोचा क्या चीज कुछ लंबे का है कुछ छोटे का है, तो मतलब क्या हुआ कि आप सोचने लगे ना कि ऐसा चेंज आने का वजह क्या है। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, अगर आप उनके ही मटर के वो दाने उठाकर नेक्स्ट जनरेशन में डाल रहे हो, बो रहे हो, और उसके बाद आपसे नया पौधा मिल रहा है और उसमें चेंजेस आ रहा है, तो उसका तो कुछ तो वजह होगा। तो उसी का नाम दिया क्या कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कुछ चीज ट्रांसफर होती है, इसको कहते हैं फैक्टर। उन्होंने फैक्टर वर्ड इस्तेमाल किया, जिसको कहते हैं बाद में जीन। तो टॉलनेस के बारे में बात करके उन्होंने बोला क्या कि कोई फैक्टर है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर हो रही है, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। वापस उन्होंने क्या किया कि एक प्लांट लिया, कौन सा, स्मॉल प्लांट, एक लिया टॉल प्लांट, ये हुआ टॉल, ये हुआ डॉर्फ, मतलब नाका हाइट का पौधा और एक लंबा हाइट का पौधा। अब क्या किया कि इन्होंने इस टॉलनेस के बारे में चर्चा किया कि इनकी जो गैमेट बनेगी, मतलब बीज जो बनेगी, वो कैपिटल टी वाली कहानी होगी। दूध अगर तैयार हुआ, एक इसके पास एक इसके पास, ठीक, इसके हिसाब से एक ये, तो बेसिकली कहना क्या चाहते, एक ही तैयार हो गया काम के हिसाब करके, बात तो एक ही तक का है, टाइप तो एक ही है। तो वो आपस में जब फ्यूज करता है, जब उसको फ्यूज नहीं करवाया गया तो क्या मिलता है, टीटी, ठीक है, ये चीज मिला, इसको कह दिया हाइब्रिड। इस टर्म को इस्तेमाल कर दिया क्या, हाइब्रिड, ये हो गया हाइब्रिड हमारा। और इस हाइब्रिड के बारे में बात करें, अब यहां से असली कहानी स्टार्ट होती है कि ये हाइब्रिड कहला दिया, तो आगे की कहानी इसमें कैसे टॉलनेस और डॉर्फनेस की बात करें तो डोमिनेंस की जो बात होती है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि इन अ हाइब्रिड द डोमिनेंट पेयर या डोमिनेंट कैरेक्टर मास्क द recessive character and expresses itself in heterozygous condition। मतलब कि आप देखो बहुत सारा वर्ड नया आ गया, बोला कि पहला बात हाइब्रिड मैं आपको क्लियर कर दिया, अभी जस्ट एक्सप्लेन करके हाइब्रिड पता चल गया। इस हाइब्रिड के बारे में क्या बोला कि एक हाइब्रिड के अंदर में जब एक कैरेक्टर वो डोमिनेट कर रहा है दूसरे पे, तो जो डोमिनेट करने वाला कैरेक्टर है वो दूसरे वाले को हटा देता है, नलीफाई कर देता है एक तरह से, ठीक है। जब नलीफाई कर रहा है तो क्या कर रहा है कि वो कब शो करेगा, उसका इफेक्ट भी कब शो कर रहा है, पता चल रहा है कि उसका इफेक्ट कब है, जब होमोजाइगस कंडीशन अगर रहेगा, तो खुद सोचो कि होमो मतलब क्या, साथ साथ एक टाइप का जब रहेगा तो पक्की बात शो करेगा, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन पे इसको अगर शो करता है तब पता चलेगा कि हाँ असलियत में उसकी कैरेक्टर शो कर रही है। तो इस सब का इलैबोरेशन उन्होंने कैसे किया बताओ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर।
तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से इन्होंने ये चीज को साबित कर दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस, ध्यान देना इस चीज को, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिलेवेंसी किसके साथ हो गया, ये दोनों का, मोनोहाइब्रिड के साथ, डाइहाइब्रिड का इसके साथ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ के साथ। ठीक, मैं क्लियर कर रहा हूं, अब समझाता हूं पूरा कंप्लीट। असली कहानी अब है, देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करें। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मतलब क्या, सिंगल, सिंगल कैरेक्टर हाइब्रिड। एक कैरेक्टर का चर्चा किया जा रहा है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, है ना। अब देखो उन्होंने क्या किया, कैपिटल टी का इस्तेमाल किया, अज्यूम किया, वो भी उन्होंने भी, क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे, पक्की बात है, वो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल जब उन्होंने किया तब असलियत में बाकी लोग भी पहले रिसर्च कर रहे थे, लेकिन इनकी खासियत क्या थी कि इन्होंने मैथमेटिक्स में, मतलब कि स्टैट्स का इस्तेमाल करके सारे डेटा कैलकुलेट किया। तो इसको किससे किया, ये फॉर्म से, मतलब क्या, ये हो गया हमारा क्या, टॉल, ये हो गया क्या, डॉफ। ये कौन सा, कैपिटल टी एक जीन हो गया, कैपिटल टी जीन, स्मॉल टी जीन, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला के अलील हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी अलील, जीन, टी जीन, और दोनों मिला के अलील हो गया। इनकी ये मिला कौन सा, ये हमारे पास इनका गैमेट मिला, वो आपस में किया गया फ्यूज, बना टीटी हाइब्रिड। अब बोला क्या कि इस फॉर्म को अगर इसकी सेल्फिंग करवाई जाए, मतलब कि ये खुद से वापस सेल्फिंग करता है, सेल्फिंग मतलब कि आपस में, मतलब खुद में ही फर्टिलाइजेशन विद इन द प्लांट, खुद से ही, तो जैसे ही होता है तो क्या मिलता है, अब इसको देखो कैसे होता है, टीटी क्रॉस टीटी, यही है ना सेल्फिंग करना, मतलब क्या, अगर किसी को साथ कर रहे हैं ऐसा, क्या हो गया, ये सेल्फिंग नहीं हुआ, ये तो अलग अलग फॉर्म चला। अब इसके अंदर में, एक ही के अंदर में एक को किया जाए तो क्या हो रहा है, सेल्फिंग। अब इस सेल्फिंग का फॉर्म इस्तेमाल करें, दो अलग अलग गैमेट तैयार होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ या ना, सोच लो खुद से, एक ये जाएगा, एक तैयार होगा, एक इधर, अब ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। फिर क्या बात होती है क्या कि जैसे ये हमारे पास गैमेट तैयार हुआ, ये F1 प्रोजेनी, F1 जनरेशन, ये हो गया P जनरेशन, ये गैमेट, हाँ गैमेट्स तो ये सब है गैमेट्स। अब जो हमारा प्रोजेनी तैयार हुआ, ये देखो, क्या ये इसके साथ वापस कंबाइन कर सकता है, हाँ, कैपिटल टी, ये इसके साथ कर सकता है, हाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ कर सकता है, हाँ, कैपिटल टी, ये इसके साथ कर सकता है, हाँ। अभी सवाल किए हो, दो लाइन में दो, मतलब कि 15-15 लोग खड़े हैं, सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो कितने हैंडशेक हुए, सेम कहानी यही है, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बस प्रोजेनी तैयार। ये हुआ हमारा F2 जनरेशन। ठीक, बोलता है क्या, इस जनरेशन के बारे में बात की जाए तो ये इस जनरेशन में अगर एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, कब, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। हेट्रोजाइगस की कंडीशन कौन कौन सी है, ये दोनों हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस ये है, होमोजाइगस,
ये भी होमोजाइगस हो गया, मतलब कि सेम टाइप का ये फॉर्म से साथ साथ उसको कहते हैं होमोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस में जो कैरेक्टर अपने आप को शो करते इन अ हाइब्रिड व्हेन इट इज इन हेट्रोजाइगस कंडीशन द कैरेक्टर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये क्या कर रहा है, यहां पर भी क्या मिल रहा है उनको, क्या मिला, ये टॉल प्लांट थे, ठीक है, टॉल प्लांट था। कुल मिला के बात की जाए तो ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, लेकिन ये क्या बच गया, डॉर्फ। तो अगर हेट्रोजाइगस में भी टॉलनेस मिल गया तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये हो गया, कंप्लीट कहानी समझ में आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, डन। इस क्रॉस को ध्यान देना, पनेट इसके बाद में करो डिस्कस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कंप्लीट है। अब क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन्ड है, अब देखो उसको। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता क्या है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, देखो दोनों वर्ड को ध्यान देना, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट दोनों में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वन फॉर्म ऑफ अ जीन, ये सॉरी वन फॉर्म ऑफ अ जीन नहीं, मतलब तुम्हारा कौन सा, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वन फॉर्म ऑफ, हाँ सॉरी वन फॉर्म, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वन फॉर्म ऑफ अ जीन segregates itself to the gamete. One form of a gene segregate itself to its gamete and further assorts itself in its zygote or in the F1 progeny. कहना क्या था इस अंग्रेजी का मतलब, हमारे पास एक कैरेक्टर है, ठीक है, ये कैरेक्टर टॉलनेस वाली कहानी, उसको कैरी कौन कर रहा है, दो जीन है, टॉलनेस वाला कैपिटल टी मिलके कर रहा है इकट्ठा, ठीक। तो क्या बोलता है कि इनकी जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, गैमेट फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे क्या कर रहा है कि ये जो है ये अपना गैमेट तैयार करेगा, ठीक है। तो ये गैमेट अपना तैयार करेगा, ये तो एक ही टाइप का हुआ, आगे देखते हैं यहां से, ये इधर से आया, दोनों मिलकर ज़ायगोट तैयार कर लिया। इसमें देखें हेटेरोजाइगस कंडीशन में चलता आसानी से। इसमें क्या है, ये आपस में एक दूसरे साथ चिपका हुआ, गैमेट तैयार करेगा ये भी अपना, ये जो है अपना एक गैमेट, दोनों में से क्या है, सेग्रीगेशन के टाइम पे एक क्रोमोसोम जो रहेगा वो कैपिटल टी कैरी करेगा और एक स्मॉल टी, जो हर कोई जानता है। इसी चीज को एक लॉ दे दिया उन्होंने, उस टाइम पहले बताया, उसका लॉ नाम दिया गया और कुछ नहीं। तो कहना क्या चाहा कि तुम्हारा अगर ये है एक जीन जो है वो एक गैमेट के अंदर, मतलब कि एक क्रोमोसोम के साथ ही जाएगा, बाकी किसी के साथ नहीं जाने वाला। तो पक्की बात है कैपिटल टी है तो एक गैमेट तैयार हो गया, गैमेट वन, ये हो गया गैमेट टू, ये स्मॉल टी एक, और यही गैमेट वन और गैमेट टू अपने आप को सेग्रीगेट कर रहा है, सेग्रीगेट का मतलब विभाज्य कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है अपने आप को। तो ये हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। ये क्या कर रहा है, अपने आप को डिवाइड कर रहा है इसमें वापस, मतलब कि इसमें अपना गैमेट में जो गैमेट तैयार हो रहा है उसको, हर एक गैमेट को एक उसका कैरेक्टर मिलेगा, या हर एक गैमेट को उसका एक जीन मिलेगा, बस ये चीज है। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ईच गैमेट, लाइन ध्यान समझना, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ईच गैमेट रिसीव्स वन ऑफ द जीन of a allele for a character, बस यही।
बाय सेग्रीगेटिंग इटसेल्फ। ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसमें? मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड सब में चलता है। मोनोहाइब्रिड से मेंडल साहब ने पता किया था। बात करें फिर मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड तैयार होता है। बात होती है डायहाइब्रिड की कहानी। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है? तो इसके बारे में बात की जाए तो डायहाइब्रिड में क्या बोलता है? टू कैरेक्टर्स। इस बार क्या किया उन्होंने? टॉलनेस को साथ साथ टॉलनेस को हटाकर इस बार उन्होंने कुछ और इस्तेमाल किया। उन्होंने कलर के इस्तेमाल की, सॉरी हाँ कलर का इस्तेमाल किया, और साथ में पॉड का शेप। तो पॉड का शेप के उन्होंने क्या किया कि राउंड, मतलब कि मटर के जो दाने हुए ना, कुछ हरे रहे कुछ पीले, बाकी कुछ गोल था और कुछ सिकुड़ा हुआ। तो उस बारे में चर्चा किया। तो कैरेक्टर कौन सा था? कैरेक्टर्स आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो अपने आप खुद को तैयार करने के लिए होता तो। राउंड एंड राउंड और रिंकल। दूसरा फॉर्म क्या था जिसको किया? कौन सा? कैपिटल आर से रिंकल्ड को स्मॉल आर से। दूसरा फॉर्म कौन सा इस्तेमाल किया? येलो और ग्रीन। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बस ये रहा। इस पूरी सिनारियो को इस्तेमाल किया गया। तो ये कुल मिला के तैयार हुआ आपके पास, और मिला क्या कि दोनों को कंबाइन किया गया और इस चीज को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। देखो कैसे। तो डायहाइब्रिड में क्या बोला? फिर से थर्ड लॉ जो कहता क्या कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता क्या कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ईच जीन फॉर अ अलील independently assort itself when they get segregated or separated। मतलब क्या? सुनो, उन्होंने प्लांट में से कौन सा यूज किया? कैपिटल आर वाई। एक ऐसा पौधा था, एक ऐसा पौधा जिसके अंदर में मटर के जो दाने थे वो राउंड भी थे और येलो भी थे, जो असली रिक्वायरमेंट था। दूसरी बात, दूसरा ऐसा इस्तेमाल किया जिसमें रिंकल थे, मतलब सिकुड़ा हुआ टाइप का था, और साथ में उसके मटर ग्रीन रह गए थे। तो ये हो गया रिसेसिव फॉर्म, ये हो गया डोमिनेंट फॉर्म, डिजायरेबल। अब सोचो गैमेट फॉर्मेशन में क्या होगा? इस दोनों में से कोई एक जाएगा हर एक गैमेट में। देखो कैसे, लो आई से निकालो, इस्तेमाल करो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब क्या? ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, मतलब कोई दो। देखो यही बात को डिफाइन नहीं करना होता है, सॉरी। कहना क्या चाहा कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, मतलब कि सेग्रीगेशन के बाद तत्पश्चात अगर जो कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है एक दूसरे के साथ। मतलब क्या कि ये जो है ये किसी के साथ भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि ये इसी के साथ जाएगा। अब बोलो कि ऐसे इसमें फर्क क्या है? ऐसे फर्क पता नहीं चलेगा, पहले इसका यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है। ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, ऐसा एक जीन मतलब गैमेट हमारे पास तैयार हो गया। ये हो गया हमारा गैमेट। आगे बताता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। कैपिटल आर स्मॉल वाई आपस में भिड़ गया, तैयार हो गया सा कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये भी किया, वही चीज है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये चीज लो। कुल मिलाकर बोलोगे तो बात बराबर है, एक ही चीज की कहानी है। अब क्या करते हैं कि इसकी आपस में सेल्फिंग की जाती है, ठीक है। अब सेल्फिंग करने की बात करें तो कैपिटल आर स्मॉल वाई ये हुआ, आपस में
सेल्फिंग में तो ये होता है ना कि सेम सेम मिल जाता है। अब बनाओ इसकी गैमेट। अब आपको गैमेट में असलियत पता चलेगा। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात समझ में आती है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मतलब गैमेट जो तैयार हो गया, जब सेग्रीगेट हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो कर गया, तब क्या करता है, जो कैरेक्टर हमारे पास है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है, assort itself independently of the other pair. During gamete formation, each gene for a character assorts itself independently irrespective of the other. समझो कैसे? ये R जीन, ठीक है, मतलब कौन सा, राउंड के लिए R जीन येलो के साथ, कैपिटल येलो के साथ भी जा सकता है और स्मॉल येलो के साथ भी जा सकता है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी कर सकता है। मान लो ये एक लड़का है, इसके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, सीधी सीधी बात है, एक लड़का है, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये इस लड़के के साथ जाए या तो इस लड़के के साथ जाए, और कुछ नहीं करना है। अब ये छोटा लड़का है, ये इसके पास वही ऑप्शन है, या तो इसके साथ चल जाए या तो इसके साथ चल जाए, तो जा जाके फिर उसका एक क्या कर रहा है, एक प्रोबेबिलिटी तैयार कर रहा है कि क्या क्या हो सकता है। तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, ठीक है, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, यही प्रोबेबिलिटी तैयार होता है। इसी चीज को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। यहीं पे बस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोला कि ईच फॉर्म ऑफ अ जीन assorts itself independently of the irrespective of the other pair। बात खत्म। मतलब दूसरे के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा हमको मतलब नहीं है, हमको बस कोई भी मिल जाए चलेगा, बस बात खत्म। यही बात को बोलना चाहता है वो। तो मिल गया क्या, अब देखो ये तैयार हुआ, अब इसके लिए डायवर्ट कॉस को ऐसे नहीं समझ में आएगा, बिना पॉइंट का आपको आना ही नहीं है। तो तीनों लॉ को हम बोलते हैं कि शायद आपको अब तीनों लॉ अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब देखो बात कहां पे आती है, फाइनाइट स्क्वायर के बारे में बात करें। फाइनाइट स्क्वायर, फाइनाइट नाम के साइड इधर में जो थे इनकी कहानी चली थी क्या कि एक स्क्वायर फॉर्म पे एक स्टैटिस्टिकल मेथड इस्तेमाल किया, स्टैटिस्टिकल मेथड इस्तेमाल करके कंप्लीट मोनोहैबिट कॉस को एक्सटेंड किया। तो उसमें चर्चा आई क्या, देखो मोनोहैबिट कॉस के लिए क्या सिंगल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया, ठीक, क्या किया गया कि यहां से कौन से कैरेक्टर्स, टॉलनेस की बात हुई है, टॉल और ड्वार्फ, टॉल के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। अब इसका देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया कौन सा, पी जनरेशन। एग्जाम में आपको ये चीज लिखना है, ध्यान देना, जो मैं लिख रहा हूं इसी चीज को एग्जाम में लिखना होता है, प्लीज बोल रहा हूं ध्यान देना। पी जनरेशन, गैमेट तैयार कर देना कैपिटल टी, यहां से कर देना स्मॉल टी, आपस में फ्यूज करा देना कैपिटल टी स्मॉल टी, बना देना कौन सा, F1 जनरेशन। मैं बोल रहा हूं ये लिख के आना एग्जाम में, मेरी अगर बात नहीं मान रहे हो मैं बता रहा हूं, पिछले साल मेरे सारे जो बच्चे पास हो गए थे 90% के आसपास मैक्सिमम पास होते हैं, मैं बता रहा हूँ रियलिटी में बस इतना इसी तरह से आपको लिखना होता है एग्जाम में, और सॉल्व करने के बाद पक्की बात आपको नंबर नहीं मिले ये हो नहीं सकता। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी के बारे में बात करें, फिर F1 जनरेशन हुआ, अब इसकी सेल्फिंग की जाती है, ठीक है, सेल्फिंग किया, क्या हुआ, कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, ऐसा। अब अपना गैमेट तैयार करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कौन से गैमेट्स। अब क्या कर रहा है ये, यहां पे क्या हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहां पर है, ध्यान देना इस चीज को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये पार्ट मत देखना लेकिन बता रहा हूं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहीं पर है। अब क्या हुआ यहां पे हमारे पास कौन सा मिला, हाइब्रिड, कैपिटल टी
अरे यार एक ही चीज की रिपीटेशन कैसे हो सकता है? देखो ये आपको मिला क्या, कैपिटल टी कैपिटल टी, अब इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके साथ स्मॉल टी स्मॉल टी। उन्होंने क्या बोला, लेकिन मिला क्या, ये सारे सारे टॉल प्लांट थे, टॉल, और ये हो गया क्या, डॉर्फ। यहां पर हो गया प्रूफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको मिल गया, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन वहां मिल गया, और ये तो पता चल गया डॉर्फ हो गया। अब इसी को पनेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते क्या, ऊपर में मेल नीचे में फीमेल, इस सिंबल को रिप्रेजेंट करना ध्यान से। मेल के लिए कैपिटल टी इस्तेमाल कर सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन की बात की जा रही है, F1 जनरेशन ये वाली, इसकी क्या करें, कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी निकला टॉल, कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी निकला क्या, टॉल, स्मॉल टी निकला क्या, डॉर्फ। ये पार्ट हमारा हो गया पनेट स्क्वायर, ये तैयार हुआ। लेकिन 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 इसमें रेशियो की बात की जाती है, कौन सा, फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप या फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, और एक होता है जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात की जाए तो उसमें क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, वो तुम्हारा किसी का भी बाहरी फिजिकल स्ट्रक्चर को देखकर जो बताया जा रहा है उसको कहते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया इसमें, देखो देखिए क्या बोल सकते हो, ये भी एक टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन ये डॉर्फ है। क्या हो गया, 3:1 का रेशियो, 3 टॉल 1 डॉर्फ, ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। जबकि जीनोटाइपिक बेसिस क्या बोला जाए, अब इसके अंदर में देखा जाए, इस टॉल जैसे कोई बोल दिया कि हाँ भाई चारों लड़ा खड़ा कर दिया, यहाँ पे चारों एक बराबर के हैं, मतलब तुम्हारा सब बोले चारों टॉल है, और एक छोटा सा बच्चा है तो बोल जाएगा छोटा बच्चा तो डॉर्फ है। लेकिन अब बात की जाए, अगर बोला जाए कि इन चारों में से, चारों जो लड़के खड़े किए गए सब एक माँ बाप के नहीं है, अलग अलग केस से है, या फिर सबकी जीनोटाइप अलग अलग, मतलब कि सबके अंदर के स्ट्रक्चर जीन अलग अलग है, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसमें तो भाई खोजबीन करना पड़ेगा। इसमें देखो सामने नजर आ रहा है, देखो कैसे, ये कैपिटल टी पक्की बात है, एक जात बिरादरी के लोग, कैपिटल टी। अब देखो ये स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कैसा, स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक टाइप के दो है ना, तो दो हो गए ये और ये डॉर्फ। तो 1:2:1 का रेशियो जो कि जीनोटाइप याद रहना चाहिए, 3:1 का रेशियो फिनोटाइप जो कि याद रहना चाहिए। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए पूरी ये कहानी है। एग्जाम में अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करना आता है, एक्सप्लेनेशन चेक कर लो, ये कंप्लीट फिगर को अब बना देना, एक नंबर नहीं कटेगा, मैं लिख के दे रहा हूं, ये तो आसान चीज है, ये उसका पनेट स्क्वायर। ठीक है, इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक मतलब एक बार ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट आई थी, ठीक है, ब्लेंडिंग की बात करें, ब्लेंडिंग इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड। इसमें क्या हुआ कि मेरा विलेज जरापा उस चीज का प्लांट का इस्तेमाल किया, उसमें क्या किया कि कलर कोड का इस्तेमाल किया, कैपिटल आर, मतलब कि रेड कलर था, रेड कलर को व्हाइट कलर के साथ, सॉरी हाँ रेड का व्हाइट, तो क्या स्मॉल आर व्हाइट हो गया। किताब से हटा दिया गया, मैं पहले बता रहा हूँ, हटा दिया गया कि फिर बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से पढ़ लेना। तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये हो गया रेड और ये व्हाइट। जब इनकी जीन मतलब गैमेट तैयार हुई और वापस मिले तो कैपिटल आर स्मॉल आर आया, जिसका कलर रेड आना चाहिए था लेकिन रेड ना आके इसका कलर हो गया पिंक। इस हाइब्रिड में इसका कलर हो गया क्या, पिंक। ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, पहले बता रहा हूं, सीखना तो सीख सकते हो, नहीं तो इसको एक्सक्लूड कर सकते हो आप। पिंक हो गया। अब इसी की कहानी आगे बढ़ाया जाए तो फिर वही कहानी है, क्या किया, सेल्फिंग किया, सेल्फिंग करने के बाद सेल्फिंग
ये कौन सा निकल, इसका कौन सा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कौन सा निकल गया, रेड, कैपिटल आर सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल स्मॉल आर, ये निकल गया पिंक, ये निकल गया व्हाइट। बस यही फर्क आ गया यहाँ पे, रेड पिंक व्हाइट, यहाँ पे ब्लेंडिंग आ गई, ब्लेंड कर गया, रेड और व्हाइट मिक्स करके पिंक कलर बना दिया। और इसका रेशियो वही 1:2 का रेशियो आया, कौन सा, जीनोटिपिक। लेकिन फिनोटिपिक भी इसका रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 का रेशियो आया। ये ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट में है, ये क्लास 12 के लिए है, मैं पहले लिख रहा हूं अच्छे से, क्लास 12 ये काम का वहां पर ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, यहां पर नहीं है। चलो ठीक, फिर बात की जाती है क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई हाइब्रिड क्रॉस, वही कहानी, सेम कैरेक्टर का इस्तेमाल किया गया, कौन सा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई के साथ क्रॉस करवाएगा। ये हमारा कौन सा, पी जनरेशन। पी जनरेशन का मतलब क्या, पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन ये हुआ। अब इसके गैमेट तैयार होगी, कौन सा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका कौन सा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। आपस में सेल्फिंग करवाया गया, सॉरी प्रोजेनी तैयार हुई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये हमारा कौन सा, F1 जनरेशन या प्रोजेनी 1, फीलियल फॉर्म कहते हैं। F का मतलब होता है फीलियल 1 जनरेशन। इसकी सेल्फिंग करवाई गई, सेल्फिंग के बाद क्या हुआ, सेल्फिंग के टाइम पे हमारा इससे गैमेट फॉर्मेशन होगा, 4 गैमेट बनेंगे, कौन से, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई गैमेट। और इसी चीज को एक्सप्लेन कौन करता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, वापस अब इसकी सेल्फिंग करवाई जाएगी, तो सेल्फिंग के बाद क्या क्या बनेगा, उस चीज को डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करने के लिए पनेटे में घुसते हैं। देख लो कैरेक्टर्स को, कैरेक्टर में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। देख लो पनेट की फॉर्म पे एक्सप्लेन करें। और अगर आप बोलोगे कैसे डिफाइन करें, कितना स्क्वायर बनेगा, सबके एक्सप्लेनेशन है, सबके फॉर्मूला है, उतना भी ज्यादा जानने की जरूरत अभी नहीं है। आप क्लास 10th में हो तो 10th के हिसाब से देख लो, बाकी शॉर्ट्स में मैं डाल दूंगा कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं उस चीज को। देखो सेल्फिंग करवाना ही था तो क्या कौन सा इस्तेमाल करें, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम कहानी यहाँ पे भी, आपस में मिलाओ इसको, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके साथ करो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस चीज को तो भाई एक नहीं बहुत बार बता चुका हूँ पहले भी, आप वीडियो चेक कर लेना, मैं पहले बोल रहा हूँ, उसमें भी इन चीजों को एक्सप्लेन किया गया है और उसमें पर्सनलाइज हो चुका है इस चीज के लिए। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। मम्मी ज़्यादा ही हो गया यार इसमें तो। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हो गया कौन सा, स्मॉल आर
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये तैयार हो गया हमारे पास पनेट। इसका क्या था, राउंड येलो, इसका मतलब क्या था, राउंड ग्रीन, इसका मतलब क्या, रिंकल्ड येलो, इसका मतलब क्या था, रिंकल्ड ग्रीन। बस अब खुद सोच के देख लो कि किसकी जीन की कैसे डोमिनेंस है। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैसा हुआ, राउंड, रुको, अब इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो, इसको 3 लिख लो, इसको 4 लिख लो, ठीक है। सॉरी, या फिर ऐसा, हाँ वही कर लो यार, नहीं यार कंफ्यूज कर, जब एग्जाम में लिख दोगे फालतू में नंबर कट जाएगा, क्या मतलब, वही उसे बढ़िया लिखो यहाँ पे। राउंड हो गया, राउंड एंड येलो, राउंड येलो, इसको राउंड येलो, इसको राउंड येलो, इसको राउंड येलो, इसको देखो राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, और देखो और कहीं होगा राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। मतलब क्या हुआ, राउंड, ये आप क्या देख रहे हो, क्या इसके फिनोटाइप को देख रहे हो, फिनोटिपिक रेशियो चल रही है ये चीज, ध्यान देना, फिनोटाइप को देख रहे हो, कैसा दिखने में कैसा लग रहा है, राउंड है और येलो है, तो राउंड येलो की बात करें, राउंड येलो की कहानी कितनी है, 9, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देखो ये 9। दूसरी कहानी, राउंड तो रहेगा लेकिन ग्रीन रहेगा, उसको देखते हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही कलर है यार। ये देखो राउंड, ये हो गया राउंड, और ये ग्रीन, इसके नीचे ये देखो, ये है कौन सा, राउंड है लेकिन ग्रीन, कैसा, ऐसा आना चाहिए था, एक और आएगा यहाँ पर, राउंड और ग्रीन, ऐसा। तो राउंड ग्रीन कितना हो गया, 3, 1 2 3, ट्राइंगल तैयार हो गया। अब बात होती क्या, ये वाला कौन सा, रिंकल्ड है, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड और येलो में, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, और ये तो हो गया क्या, रिंकल्ड एंड ग्रीन। बस ये कितने हो गए, 3, और लास्ट वाला रिंकल्ड एंड ग्रीन, कितना, अकेला, 1। ये हो गया हमारा कौन सा, फेनोटाइपिक रेशियो, 9:3:3:1, ये याद रहना चाहिए, 9:3:3:1 फिनोटाइप याद रहना चाहिए डायहेड्रल क्रॉस का। इसकी जीनोटाइप अगर बोला जाए, जीनोटाइप को मैं एक कोड बोल रहा हूं, उसको आप याद कर लेना, उसके अलावा बैठ के आप कैलकुलेट करना, आप
काउंटिंग गिरना, सबको गिरना आपकी इच्छा, मैं बता रहा हूं। 12 24 12 12 1। फिर से वन सेकेंड, क्या बोला? 12 12 24 12 12 1। ये है रेशियो। देखो कैसे सबके बीच में प्रोपोर्शन का साइन दे देना। अब बोलोगे कैसे काउंट, कैसे मान ले? देखो ये कंप्लीट तो पता है कि 16 पीस है, 1 2 3 4 4 गुने 4 16 पीस, 16 पीस है। 3 2 5 5 और 9 9 1 10 10 2 12 12 1 13 13 और 3 16 16 कंफर्म हो चुका, मतलब कंफर्म है कि ये 9 3 12 12 3 15 15 1 16 कंफर्म हो चुका कि ये इंसान जो बोल रहा है सही है। तो जीनोटाइपिक रेशियो आपका ये है, याद कर लेना, इससे सवाल आते हैं। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। मोनोहैबिट क्रॉस, डाइहैबिट क्रॉस क्लियर है। अब बात होती है लास्ट वाला टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है कौन सा? सेक्स डिटरमिनेशन। देखो बीच में एक टॉपिक ये भी मेंशन करता है कि हाउ डू कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। उसके लिए आपको मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया क्या कि जीन कैसे मूव कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक, जीन क्या है, डीएनए के अंदर कैसे होते हैं सेगमेंट, कैसे मूवमेंट है, सब कुछ ठीक। एग्जाम में सवाल डाइहैबिट को लेकर आएगा, तो आप इस आप जो एक्सप्लेनेशन आ रहा है डाइहैबिट क्रॉस का वो आप लिख देना और साथ में इसको ये कंप्लीट चार्ट बना देना, बस काफी, आपका नंबर कंफर्म है। डन। आपको इस चीज को लेकर क्या पूछा जाता है कि इसमें रेशियो क्या है, रेशियो को लेकर सवाल है। 12th बोर्ड वालों के लिए उनका है कि उनका रेशियो से तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन आता है, नीट एग्जाम में, नीट में भी काम करता है इसका क्वेश्चन। चलो ठीक है, लास्ट सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। देखो क्या होती है कि मेल और फीमेल गोनैड्स में, मतलब कि मेल सेक्स ये सॉरी मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हुए वो कौन सा होंगे, मतलब कि उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होती है, मेल की कौन सी? टेस्टिस, फीमेल की ओवरी। इनसे रिप्रोडक्टिव सेल्स निकलेंगे या फिर जर्म सेल्स निकलते हैं, उनको कहते हैं कौन सा? मेल का हो गया स्पर्म, फीमेल का हो गया क्या? ओवा या फिर एग। अब इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट वापस डिवाइड करता है, क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। ये तो इस स्पर्म सेल के अंदर में जो इनके पास पेयर्स मिलेंगे, जो कैरेक्टर छोड़ो, पेयर की बात की है, क्रोमोसोम का पेयर। तो क्रोमोसोम बेसिकली कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर मतलब क्या? 46 क्रोमोसोम्स। तो हर एक ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस क्या होता है? हैप्लॉइड वाला कहानी है यार, याद करो ये सब चीजें। ड्यूरिंग मियोसिस क्या हो रहा है? सेग्रीगेशन। मतलब क्या कि ऐसा नहीं समझो, मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन। एक्स वाई मेल के लिए, फीमेल के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक्स एक्स। ये रिप्रेजेंटेशन है, ये क्लास 9 में पढ़ा हुआ है सेल चैप्टर वाले पार्ट उसमें। तो मेल और फीमेल रिप्रेजेंटेशन हो गए, ये क्रोमोसोम्स के हो गए। और ये भी केवल ये ऐसे थोड़ी है, 22 पेयर्स प्लस एक्स वाई, और ये 22 पेयर्स प्लस एक्स एक्स, ये फीमेल की रिप्रेजेंटेशन है। 22 पेयर कौन से? ऑटोसोम्स हो गए, और एक्स एक्स 6 क्रोमोसोम या एलोसोम्स कहेंगे या जर्म सेल्स कहेंगे। अब इस एक्स वाई की कहानी क्या कर रहा है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या कर रहा है? इसकी कौन सा गैमेट बनेगी? अब बताओ, अब तो गैमेट बना चुका हूं, कैसे बनाते हैं? एक आएगा अकेला, ये आएगा अकेला, ठीक। तो क्या हुआ? ये भी तो डिवाइड करेगा, तो 22 पेयर 22 प्लस एक्स, और ये y प्लस 22, ठीक है, ये 22 प्लस y बात बराबर। इसमें देखते हैं सेम कहानी, 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स,
ये एक ओवा निकल गया, ये एक ओवा निकल गया, ठीक है। एक स्पर्म सेल ये, एक स्पर्म सेल ये, ठीक है। दोनों इसमें 22 प्लस एक्स है, इसमें 22 प्लस वाई है, डन। अब जब फ्यूज करेगा, मतलब जब जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जब आपस में कपलिंग होगी, मतलब ये तो कहानी कौन सी, मियोसिस की कहानी है। मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाती है। जस्ट 2n फॉर्म, n फॉर्म में बदल जाता है। 2n से n का बदलना, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक। 2n से 2n का बनना, माइटोटिक, माइटोटिक। ये सब चीजें याद रहनी चाहिए, माइटोटिक डिवीजन। तो ये क्या कर रहा है, आपस में फ्यूज करेगा इसके साथ, क्या बनेगा, 22 प्लस 22 44 बन गया। तो क्या कह सकते हैं, 22 पेयर्स प्लस x और x, क्या मिल गया, ये क्या हो गया, x x रिप्रेजेंटेशन है, 22 प्लस x फीमेल का, ये फीमेल पैदा हो गई। यही कहानी अगर इसके साथ मिल गया, क्या बना, 22 पेयर प्लस x x, फिर से क्या हो गई, ये भी फीमेल। इसके बारे में बात करें तो क्या बनेगा, 22 प्लस एक्स वाई, सॉरी 22 पेयर प्लस एक्स वाई। अब इसके बारे में बात करें तो क्या बनेगा, 22 पेयर प्लस एक्स वाई, ये कौन सा, मेल। प्रपोर्शन समझो, 50-50% की कहानी है, 1:1 का रेशियो, मतलब क्या है, 50-50% है। 50% चांस है कि वो मेल हो सकता है, या तो 50% चांस है कि वो फीमेल हो सकती है। बस ये सेक्स डिटरमिनेशन का ये फॉर्मेट है कि कैसे सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि फीमेल, वो बच्चा जब पैदा होगा वो मेल होगा या फीमेल, उसको बस देख लिया, खत्म कर दो, ये सब कहानी होती है। इधर से एक्स एक्स निकले, एक्स वाई निकले, जुड़ गया, खत्म, कहानी करेगा। हाँ। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आपको वापस अब देखो, फिर से वही 3 सवाल जो स्टार्टिंग पार्ट में थे आपको मिलेंगे, वही 3 सवाल अब एक्सप्लेन कर देखो, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। मैं लिख के दे रहा हूं, इस वीडियो के बाद भी अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ रहा है तो फिर आप महान है, ठीक है। तो बाकी मैं बता रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो देखने के बाद आपको कंफर्म है कि आपकी हर एक डाउट अब क्लियर हो जानी है, कोई भी डाउट अब नहीं बचना है। कुछ भी अगर लगता है भी एक्स्ट्रा बस लगता है, आप मेरे को कमेंट करो, उसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कोई नए वीडियो के साथ। बाकी इस वीडियो को अच्छा लगा मेरे को इस चीज़ का, तो आप इसको शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ दिखाओ, और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि ग्रो हो सके चैनल का, बाकी जितने लोग के साथ रीच हो सके, ताकि और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। और कोई क्वेरी है आप कमेंट करो, तो ठीक है, थैंक यू।